इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चुनाव की गिनती, वोटों की गिनती जारी है और बंगाल में बीजेपी लगातार पिछड़ती जा रही है। 102 सीटों पर केवल इस वक्त लीड कर रही है, 189 सीटों पर टीएमसी आगे है। अगर 2016 की तुलना में कहें तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जबरदस्त माना जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3 विधायक जीत करके आई थी पार्टी, आज वो लगभग 100 सीट उससे ज्यादा जीतने की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन कॉन्टेस्ट अब ये साफ था कि ये केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच था। उसका भी कारण आपको साफ दिख रहा है। कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ वो केवल 1 सीट पर लीड कर रहे हैं और अन्य कोई उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं आगे लीड करता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल 2 पार्टियों की लड़ाई थी, जिसमें दुगने पर खड़ी है इस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी। और सीटों का हाल जानने के लिए फिर एक बार चलते हैं अमित के पास। तो बात करें थर्ड फेज को लेकर, बताते हैं थर्ड फेज में, अभी सेकंड फेज आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद थर्ड फेज की आपको बता दें थर्ड फेज में क्या हुआ था, क्योंकि थर्ड फेज में धीरे धीरे साउथ 24 परगना की ओर बढ़े थे। तो ये आप ऊपर के जो इलाके देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए कुल्पी में बीजेपी नजर आ रही है। जयनगर जो हमने बताया था कि यहां पर बीजेपी आ सकती है, साउथ 24 परगना का इलाका है। और जयनगर में आने की वजह सिर्फ एक ही होगी कि क्योंकि यहां पर जो ईस्ट बंगाल के जो लोगों की यहां पर बड़ी तादाद में रहते हैं वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। लेकिन बारुईपुर पूर्व और बारुईपुर पश्चिम में टीएमसी ने वापसी कर ली है। देखिए जो साउथ 24 परगना का इलाका, ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं, ये 2 आप कॉलम्स देख रहे हैं, ये साउथ 24 परगना है। और यहां पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि साउथ 24 परगना में टीएमसी बहुत स्ट्रांग है। और यही है कि बारुईपुर, कैनिंग का जो पूरा इलाका है मुस्लिम यहां पर बहुत ज्यादा है। यहां से लेकर मोगरा हाट, डायमंड हार्बर में यहां पर बीजेपी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। फॉल्टा में ये पूरा जो इलाका है, हो सकता है कि ये फिर से बदल जाए, क्योंकि डायमंड हार्बर में बहुत मुश्किल है कि बीजेपी सीट को निकाल पाए। हालांकि यहां पर हलदार जो अभी मौजूदा वहां पर एमएलए थे टीएमसी के, स्विच होकर बीजेपी में आए थे। लेकिन हो सकता है कि शायद वो सीट अगर निकालेंगे तो अपनी वजह से निकालें। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद जो आपको इलाके नजर आ रहे हैं, सातगाछिया, ये भी साउथ 24 परगना, बिष्णुपुर यहां पर भी, ये भी साउथ 24 परगना का, उलबेरिया उत्तर, उलबेरिया दक्षिण, ये हावड़ा के इलाके जहां पर बीजेपी आगे जा रही थी। लेकिन इस इलाके में एक बार फिर से टीएमसी ने वापसी की है। इस इलाके में भी एक अच्छी खासी जो तादाद है, करीब 27 से 30% यहां पर भी मुस्लिम आबादी है। श्यामपुर, बागना, आमता, और साथ ही आप दूसरी तरफ जब जाते हैं, जांगीपारा आपको बता दें यहां पर टीएमसी जीत रही है, जबकि ये तो फुरफुरा शरीफ का इलाका है। अगर अब्बास सिद्दीकी यहां पर अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाते तो कहीं पर क्या कर पाएंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये बाकी तारकेश्वर में भी आप देख सकते हैं टीएमसी आगे। तो कुल मिलाकर यहां पर जो साउथ 24 परगना और यहां पर हुगली और हावड़ा के इलाके हैं, यहां पर टीएमसी अपने इलाकों में साफ नजर आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन जिसकी चर्चा हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, बीजेपी के 3 सांसद हैं जिनको कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। उनमें से 5 है, उनमें से 3 पीछे चल रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी, स्वपन दास गुप्ता, बाबुल सुप्रियो, ये लगातार टीएमसी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी जुड़ने वाले हैं। फौरन लौटते हैं।
की आवाज। तो रुझानों में टीएमसी 190 सीटों पर आगे, बीजेपी सिर्फ 101 सीट पर आगे दिख रही है। ममता बनर्जी लेकिन नंदीग्राम से अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं और बीजेपी के ऐसे 3 सांसद हैं जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, ममता बनर्जी नंदीग्राम से ट्रेल कर रही हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और बीजेपी के 3 सांसद जो कि चुनाव लड़े थे वो भी इस वक्त हारते दिख रहे हैं चुनाव, जिसमें टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो पूर्व मंत्री वो बड़े मार्जिन से पिछड़े हुए हैं। चुनचुरा से लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रही हैं और तारकेश्वर से राज्यसभा के एमपी रहे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, स्वपन दास गुप्ता, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये अजय, इन तीनों के बारे में क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, ये एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरों की राजनीति करने की कोशिश की और अपने बड़े उम्मीदवारों को उतारा जो कि लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी जगह बनाए हुए थे, जब उनका पीछे चलना है तो ये बताता है कि पार्टी की कोशिश पूरी थी। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा और ये आमतौर पर देखा गया है कि जब बड़े नेता मैदान में उतरते हैं तो कार्यकर्ता में एक उत्साह दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत शायद साथ नहीं दे रही और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अब अपने सांसदों को खोना भी पड़ सकता है। स्वपन दास गुप्ता की सीट तो गई राज्यसभा की, इसमें तो अब कोई अफसोस नहीं रहेगा अगर वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि फिर ना तो विधानसभा और ना ही राज्यसभा में उनकी सीट होगी। अगर बाकी 2 सांसदों ने लोकसभा से अपनी सीट से इस्तीफा नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है वो अपने लोकसभा में वापस आ सकते हैं, लेकिन ये मुंह की खानी होगी कि आप लोकसभा में होते हुए विधानसभा की सीट न जीत पाए, तो ये थोड़ा अफसोसजनक जरूर होगा। दिलीप घोष जी अब जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। 101 दिखा रहा है आंकड़ा, 100 आपका और 190 पर तृणमूल कांग्रेस। क्या अब ये आपकी पार्टी के लिए हार मानने का वक्त है? हेलो, मुझे बोल रहे हैं? जी दिलीप जी। जी देखिए, हार मानने का तो समय आया नहीं। अभी 2 राउंड 3 राउंड काउंटिंग हुआ है, 27 राउंड तो काउंटिंग होगा, एकदम प्राथमिक स्टेज पर है। लेकिन ट्रेंड जो है कि जैसे कि एग्जिट पोल में अलग अलग ओपिनियन आया था, इस प्रकार यहाँ भी जो प्राथमिक रुझान आ रहा है उसमें भी इस प्रकार आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अभी 2-3 राउंड के बाद के 200, 400, 1000, 1500 वोट से आगे पीछे हो रहा है। हम आगे तो पीछे हो गए। दिलीप साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम आपको सुन तो पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे ठीक से। अगर आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाएंगे तो हम आपको देख भी पाएंगे। जी बस, जी बस, बिल्कुल ठीक। बोलिए सर, बोलिए। प्राथमिक स्तर पर है रुझान बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये परिणाम है। मुझे लगता है कि इस बात की जिस प्रकार कांटे की टक्कर है, 50% वोट का जब तक गिनती नहीं हो जाता है, नतीजा को लेकर थोड़ा जल्दीबाजी हो जाए। तो आपके हिसाब से अभी कितने वोट गिना गया, कितना परसेंट वोटिंग काउंटिंग हुई है? नहीं, 2-3 राउंड एक विधानसभा में चुनाव हुआ है, 27 राउंड तो काउंटिंग होगा इस बार, क्योंकि टेबल कम कर दिया गया है कोरोना के चलते और राउंड ज्यादा हुआ है, इसलिए रात 10 बजे तो काउंटिंग हो सकती है। दिलीप दा, जो अभी तक वोट मार्जिन दिखाई दे रहा है उसमें एक बात स्पष्ट दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस जहां जहां लीड कर रही है वहां लीड का मार्जिन बहुत ज्यादा है। तकरीबन 10,000 से 50,000 वोट तक का लीड का मार्जिन है। विधानसभा चुनाव में आपसे माहिर कौन है? इतने लीड को पार कर पाना इतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों है कि लीड सामने आ रहा है? देखिए, आरामबाग सीट, जहां पार्लियामेंट सीट में हम लोग 1500 से हारे थे, वो भी गड़बड़ करके, वहां 300, 400, 1500 ऐसा सीट से ऐसा वोट में मार्जिन है। कई जगह ऐसा है, हम आगे थे तो 200-300 पीछे हो गए हैं, अप डाउन हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि और 2-3 राउंड, मुझे लगता है कि 13-14 राउंड तक इस प्रकार अप डाउन चलेगा। उस प्रकार जो उसके बाद जो लीड हो जाएगा, ज्यादा लीड हो जाएगा, लगता है कि पार नहीं करो, उसी समय हम पता कर सकते हैं कि कहां नतीजा जा सकता है। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं, ऐसी कितनी सीटें हैं जहां आपको लगता है कि 2000 से 2500 सीट के अंतर पर चीजें चल रही हैं और यहां कुछ भी हो सकता है? ऐसी कितनी सीटें आपको लगती है अभी हैं? मैक्सिमम सीट में ऐसा ही है। आप देखिए, शुभेंदु बाबू पहले बहुत आगे थे, वो भी पीछे आए थोड़े से, तो इस प्रकार हो रहा है। कई जगह तो 100 में है, बहुत सीट में 100 में आगे पीछे है, 100, 1000, 1500 में बहुत सारा सीट, मैक्सिमम सीट ऐसा है जी। बहुत ज्यादा लीड हो गया। मुझे नहीं लगता किसी में, मैंने देखा जो स्क्रीन में आ रही है बंगला चैनल्स में, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और बहुत कम मार्जिन में और हुआ है। 5 राउंड तो, दिलीप जी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, 2-3 राउंड में हुआ है।
आपकी बात सही भी है, अगर कि बहुत कम मार्जिन वाली बहुत सारी सीटें हैं तो भी कवर अप तो अभी आपको करना है, वो तो ऑलरेडी 190 पर आगे चल रहे हैं। नहीं ठीक है, वो देखिए कई बार आप 150 के ऊपर गए, फिर 140 के नीचे आए, हम भी 130 गए थे, फिर वो नीचे आए, तो हो ही रहा है। लेकिन इस बार की मैं ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूँ, पब्लिक की जो मूड थी परिवर्तन के पक्ष में पोलिंग करने के लिए, इसलिए निष्पक्ष और चुनाव भी जो हुआ है पीसफुल, कहीं रिपोलिंग रिगिंग नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसका नतीजा उसी तरफ जाएगा। थोड़ा 50% वोट जब गिनती हो जाएगा तब निर्णय में आ जाएगा कि क्या हो सकता है। दिलीप दा, अभी जो वोट परसेंटेज की बात करें, चुनाव आयोग की साइट से ये आंकड़ा पढ़कर आपको बता रहा हूं, अभी तक जो मतगणना हुई है उसके आधार पर 49% वोट परसेंटेज टीएमसी के पास है और 37% वोट परसेंटेज बीजेपी के पास है। तकरीबन 12% का डिफरेंस है आप में और तृणमूल कांग्रेस में। ये छोटा मोटा परसेंटेज नहीं। शुरुआती में 51% था टीएमसी का, अभी 2-3% नीचे आया है। तो कुछ कुछ क्षेत्र होता है जो अपना अपना कोर इलाका होता है, उस क्षेत्र में वो पार्टी को ज्यादा बढ़त मिलता है और कई जगह कम होता है। हम लोगों ने 2.5 लाख 3 लाख वोट से कई पार्लियामेंट सीट जीता था और कहीं 600-6,000 एवरेज नहीं बोल सकते हैं, कुछ जगह अपना अपना होता है। और जैसा कि संख्यालघु वोट का भी काफी हेरफेर हुआ है मालदा और मुर्शिदाबाद में, इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने बाजी छोड़ दिया लास्ट में, चुनाव में कहीं दिखा नहीं, सीपीएम को कहीं दिखा नहीं ग्राउंड में, तो वहां की जो काफी सीटें हैं उसका एक बड़ा परिणाम सीएमसी की तरफ जा सकती है और उधर का पोलराइज हुआ होगा। तो ये सब बातें थोड़ा और आगे जाने से मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। दिलीप साहब, आपकी पार्टी तो ये कहती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता सामने कितने लोग खड़े हैं या सारे एक हो जाएं। आप लोग तो 50% वोट की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बताते हैं खुद को, तो वो वाला मामला तो यहां दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो हम इतने सीट्स में आगे क्यों है? 2 एमएलए हमारे थे, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा नहीं प्राइमरी जो पॉजिटिव है, देखिए वो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 3 सीट वाली पार्टी आज 100 सीट पर खड़ी है, तो ये भी किसी के लिए, और 5 साल के अंदर ये भी चमत्कार से कम नहीं है, इसका क्रेडिट है आपको। लेकिन जो मिसमैच दावे में और हकीकत में दिखाई दे रहा है, सवाल उस पर है, क्योंकि आपका दावा 200 प्लस का था। लोकसभा में 21 सीट टारगेट रखे थे हम लोगों ने, 18 तक पहुंचे थे जी, और 40% ऊपर वोट मिला था हमको। लड़ाई की हमने पिछले 2 साल काफी एक्सरसाइज की और 200 का टारगेट हमने रखा था कि एक सफिशिएंट कंफर्ट मेजोरिटी हो, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस नतीजा में बदलाव आ सकता है और पहली बार नहीं है, कई चुनाव में ऐसा हुआ है 12 बजे के बाद पलटी मारा, तो इस बार भी क्योंकि स्लो हो रही काउंटिंग, लंबा चलेगा, इसलिए काफी वोट बाकी है। अभी 10% वोटिंग का कहीं काउंट हुआ है, उस पर नतीजा पे जाना ठीक नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे दिल्ली से, उनका यह आकलन था कि भाई 200 तो हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 155-160 सीट हम ले आएंगे। आपका भी आकलन अब यही है, क्योंकि एग्जिट पोल के दिन आपने 200 पार कहा था। नहीं, टारगेट तो हमारा 200 था ही, उसको सामने रख के लड़ाई किया हमने, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, लेकिन नतीजा जो आएगा वो तो जमीनी स्तर पर आएगा, लेकिन कंफर्ट मेजोरिटी आएगा, ये हमारा उम्मीद था और मुझे लगता है अभी भी समय निकल गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके जो आपने कई बड़े चेहरों को लड़ाया इस बार चुनाव, आपने अपने पार्लियामेंटेरियंस को चुनाव लड़ाया, 3 आपके सांसद ऐसे हैं जो पीछे चल रहे हैं। बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी और स्वपन दास गुप्ता। मुझसे बेहतर आपके पास रिपोर्ट होगी। बाबुल जी का बारे में तो ये बीच में खबर आई थी कि 20,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। नहीं, बाबुल सुप्रियो तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, प्रदेश में नेशनल पॉलिटिक्स में है और मंत्री हैं, कलाकार हैं, उनका कोर इलाका आसनसोल है, उनको भेजा गया था ये भी एक प्रकार का एक चकमा देने के लिए, तो कई बार हिट हो जाता है, कई बार नहीं होता है। और दूसरे नेता भी ऐसे ही हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स में वो अभी बिजी हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनका यहाँ थोड़ा जिनको यहाँ भेजा गया है वहाँ। तो दादा, हम ये माने कि लॉकेट चैटर्जी और बाबुल सुप्रियो अभी सांसद बने रहेंगे, उनकी लोकसभा में सीट पर कोई असर तो नहीं पड़ने जा रहा ना? क्योंकि इस प्रकार हार गया ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जब तक डिक्लेयर नहीं होता है चुनाव पूरा नतीजा, तब तक हमको इंतजार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, लेकिन स्वपन दास गुप्ता अगर हार जाएंगे तो उनकी तो सीट भी गई। स्वपन दास तो देखिए वो इसी प्रकार जमीनी नेता नहीं है, वो अच्छे पत्रकार हैं और विचारक हैं, उनकी एक अलग छवि है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि राइट है। हाँ बिल्कुल, उन तमाम इलाकों में जहां आपको उम्मीद थी कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, खास करके दक्षिण बंगाल में,
उन जगहों पर ऐसा लग रहा है कि अभी जो है उसी के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने उन सभी इलाकों को अपना रिटेन कर रखा है। आप थोड़ी बहुत कहीं कहीं बढ़त ले पा रहे हैं, लेकिन मूलतः दक्षिण बंगाल में अभी आप सेंध नहीं मार पा रहे हैं, जो अभी स्थिति दिख रही है उसके आधार पर। तो क्या यह माने कि अभी आप लोग को और मेहनत करने की आवश्यकता है? ये वाकई में गढ़ है तृणमूल कांग्रेस का, यहां घुस पाना इतना आसान नहीं है? मेहनत तो जारी रहेगा और लाखों कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। बंगाल में ऐसा स्थिति हुआ कि पहली बार हम सत्ता हथियाने के लिए लड़ रहे थे, पहली बार सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे उम्मीद लेकर। हमारी अनुभव भी कम है। केंद्रीय नेता आए, वो हमको सहयोग किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई किया, खून पसीना एक किया। कितने मर्डर हो गए, अभी तो 145 के करीब हत्या, कार्यकर्ता की हत्या हुई पिछले 5-6 साल में। और इस चुनाव के समय भी काफी हत्याएं हुई है और कितनी गाड़ी तोड़ा गई, मेरे ऊपर हुआ, बाकी करीब 15-16 कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक हुआ। इसका खिलाफ लोगों ने वोटिंग किया इस बार। ये हिंसा और अत्याचार है, लूट है, इसका खिलाफ। तो नतीजा जब आएगा पता चलेगा लोगों का जो मूड था वो कहां तक सफल हुआ। दिलीप साहब, लेकिन बड़ा ही जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा नतीजा या ऐसा ट्रेंड देखा है कि दो पार्टियों के बीच में सब कुछ बट रहा है। सारा वोट, सारी सीटें, कांग्रेस कहीं नहीं है, लेफ्ट कहीं नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट कहीं नहीं है। ऐसा लगता है लोगों ने बस या तो बीजेपी का या कमल के ऊपर वोट दिया है या फिर तृणमूल के ऊपर वोट दिया है। नहीं, यहाँ जब होता है क्लियर मैंडेट लोग देते हैं। केरल में भी पोलराइज पॉलिटिक्स होती है दोनों तरफ फ्रंटों में, बंगाल में भी ऐसा ही होता है। हम कहीं सत्ता में, कहीं यहाँ नहीं, हमारी उपस्थिति नहीं थी पिछले बार तक। उस समय लेफ्ट और सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस था, एक तरफ टीएमसी थी, उसके पहले कांग्रेस और सीपीएम था, बीच में कोई नहीं आता। तो इस बार हम उनका जो विरोधी का जगह उसका वोट और उसको हमने कब्जा किया है और उसके आधार पर हम चुनाव जीतना चाह रहे हैं। लड़ाई तो है जारी, कई सीटों में मतलब छोटी छोटी। बिल्कुल दिलीप, अभी ये जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। अभी बीते 4 घंटे में मतगणना के पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े के नीचे आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी दिलीप दा खुद कह रहे थे, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए इसमें बहुत फेरबदल हो सकता है। लेकिन दिलीप दा, ये बताइए, आप उन लोगों में से हैं जो लगातार ये कहते रहे कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा अपने कंधे पर लेकर चला, जो बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर रहे, उनकी जगह अपनी अलग है। जो लोग नए आए हैं उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे। क्या यह माना जाए, अगर मैं ये हाइपोथेटिकल सवाल आपके सामने रख रहा हूं, अगर मान लीजिए कि यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो जिन नए लोगों को शामिल किया गया पार्टी में, जिन्हें प्रमुखता से जगह दी गई, वो बहुत कारगर साबित नहीं होंगे? क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कोर सिपाहियों पर ही ज्यादा भरोसा करना चाहिए था? नहीं, देखिए, पार्टी के लोगों को तो टिकट दिया है, लेकिन जीत के आने का लायक ऐसा फिगर हमारे पास कम थे, अनुभव कम था, परिचिति नहीं है। तो जो परिचित है राजनीति में उसका एक अलग फायदा मिलता है। हम लोग जीत गए हैं, उसमें जीतेंगे भी। ओवरऑल जो नतीजा आएगा और उसी प्रकार परसेंटेज भी आएगा। इसलिए सब मिलकर हमने चुनाव लड़ा है परिवर्तन के लिए। नतीजा के बाद इसका चर्चा करेंगे, क्या होना, नहीं होना, क्या होना चाहिए था। जब तक क्लियर नहीं हो जाता है रिजल्ट, तब तक इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा और समय गंवाना ठीक भी नहीं है। अरे, ममता बनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे? वो खुद अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं। बात वही है, देखिए, जो पार्टी एक व्यक्ति पर आधारित है वो खुद हार जाए तो पार्टी जीत जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ट्रेंड उल्टा हो गया है। अगर इतना पॉपुलर है, वो खुद भी बोली थी 294 सीट में मैं ही कैंडिडेट हूं, मुझे वोट दीजिए, उसके बाद खुद की सीट हार जाती है। तो इसलिए चुनाव नतीजा उसी तरफ जाएगा और जो अभी ट्रेंड की तरफ मुझे नहीं लग रहा है, कभी भी बदल सकता है, क्योंकि लोगों ने सोच विचार करके मैंडेट दिया है, ममता बनर्जी के खिलाफ मैंडेट दिया है और इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। मैं आपकी उम्मीद और आपके अनुभव के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन हकीकत ये दिख रही है कि टीएमसी 200 की तरफ बढ़ रही है, 195, और आप अब 100 के नीचे हैं, 97 पर हैं। कांग्रेस और लेफ्ट 0 है। इसमें आप कांग्रेस और लेफ्ट का वहां चुनावी राजनीति से खत्म हो जाना, इसको कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं अगर आप पिछड़ रहे हैं तो? नहीं, देखिए, त्रिपुरा में भी ऐसा हुआ है। वहां हम जब सत्ता में आए तो बाकी इनकी स्थिति भी ऐसी हो गई थी। दूसरी जगह कई प्रदेश में भी लोकल पार्टी की ऐसी हुई है। पिछले 2016 चुनाव, उसके बाद 2019, इसमें 32% उनका वोट था, वो 13% में आ गया था पिछले लोकसभा चुनाव में। वो और कम हो जाएगा मुझे लगता है। तो वो जो वोट ज्यादातर हमारी तरफ आए हैं और कुछ
वोट, उनका संख्यालघु वोट मालदा मुर्शिदाबाद को मुझे लगता है टीएमसी की तरफ जा रही है, इसलिए वहां कुछ सीट का फर्क होगा। तो ये जब टोटल रिजल्ट हो जाएगा फिर एनालिसिस करेंगे हम। अच्छा दिलीप दा, आपने मिदनापुर का जिक्र किया क्योंकि आप वहीं से आते हैं, शुभेंदु अधिकारी भी वहीं से आते हैं। वहां पर जितना होना चाहिए था उस हिसाब से सीटें आपकी तरफ नहीं आ रही, खासतौर पे जंगल महल का जो इलाका था, झाड़ग्राम भी उधर ही पड़ता है, और साथ में जो पुरुलिया और वो सटा हुआ इलाका बांकुरा। हाँ, झाड़ग्राम मेदिनीपुर में कुछ सीट हम थोड़े थोड़े वोटों से पीछे हैं अभी तक। 3-4 राउंड का ही, 5 राउंड तक हुआ है। अब मान लीजिए 27 राउंड का जहां होना है, 4-5 राउंड में तो बहुत ज्यादा उसका नहीं लग रहा है कि ये सही आंकलन है और नतीजा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 50% वोट जब तक गिनती नहीं हो जाएगा, अच्छा, अब उस नतीजे पर चर्चा करके बहुत ज्यादा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसमें दिलीप जी ये है कि सुबह जब शुरुआती पोस्टर बैलेट खोले थे 1 घंटे में, तो टीएमसी वाले ये बात बोल रहे थे कि जब तक 50% वोट काउंट नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहरहाल ये मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो आपका जो आरोप था मुस्लिम तुष्टीकरण का, जिसको आपके ऊपर आरोप लगा के कहा जाता था कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, वो पोलराइजेशन की कोशिश जो आपकी थी वो दांव उल्टा पड़ गया, मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गया। ममता बनर्जी सारी मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स जीत गई, बड़े बड़े मार्जिन से वहां वो आगे चल रही हैं, लेकिन उतना काउंटर पोलराइजेशन आपके लिए नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नहीं हुआ है, लेकिन आम जनता बंगाल के मिल करके परिवर्तन के लिए वोटिंग किया है, ये बात सही है। बंगाल में मुस्लिम वोटर अभी तक हमारे तरफ नहीं है, वो कुछ जगह में सीपीएम कांग्रेस को वोट करते थे पिछले चुनाव तक, और इस बार मुझे लगता है उसमें कुछ वोटर्स टीएमसी की तरफ आए, और ये ममता बनर्जी और उनकी सलाहकार लोगों का जो पॉलिसी थे उसमें शायद दिलीप दा, आप लोगों ने हिंदुत्व के मुद्दों को एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा कैनवस दिया, और ऐसा लगा जैसे कि पूरी इलेक्शन को आपकी पार्टी ही सेट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है कि टोन क्या होना चाहिए, लड़ाई का स्तर क्या होना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपना गोत्र तक सामने रख दिया, जो कतई नहीं करती। यानी कि ममता बनर्जी आप ही के खेल में आपसे माहिर हो जाएंगी, ये कभी आपने सोचा था क्या? नहीं, उनका टारगेट ही था कि मुस्लिम वोट को कंट्रोल करके जीतने का, और ऑलरेडी मुस्लिम वोट तो उनके तरफ था ही ज्यादा, उसमें हमारा कोई था नहीं। लेकिन हिंदू वोट भी रिटेन कर रही है ना। अगर मान लीजिए, देखिए ये जो रुझान है, अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तो हिंदू वोट भी उनके पास है। जिन लोगों पर आपको पूरा भरोसा था शेड्यूल कास्ट पर, जिन लोगों पर है उनके पास बेनिफिशियरी होते हैं, कुछ और होते हैं, तो उनको तो कुछ वोट मिलता ही है। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ की ट्रेंड था ममता बनर्जी उनकी सरकार के खिलाफ, नहीं तो ममता बनर्जी खुद क्यों हार रही है, इसलिए मुझे और भी कहना अभी भी अब थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तब हम इसका ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इतना हाई वोल्टेज कैंपेन किया कि बंगाल की जनता उसे कैंपेन के तौर पर देखती रही, लेकिन चुपचाप मन कुछ और बना लिया था? जिस साइलेंट वोटर पर आप बहुत नजरें गड़ाए बैठे थे, वो साइलेंट वोटर साइलेंटली कुछ और काम कर गया? नहीं, कुछ जगह ऐसा है जो बदरुत इलाका है, डायमंड हार्बर है, बीरभूम है, जहां लोगों को वोटिंग करने का मौका नहीं मिलता था। लोगों ने वोटिंग किया इस बार, हो सकता है 1-2 परसेंट वोट इधर उधर हो जाए, लेकिन लोगों का जो उत्साह था, उमंग था, वो आप लोगों ने भी फॉलो किया है, हमने भी देखा है। चुनाव को लोगों ने फेस्टिवल बना के वोटिंग किया है, और एकदम बेकार जाएगा ऐसा नहीं लगता। दिलीप दा, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, मुझे वो दिन याद आ रहा है कि एक दिन मैं जब कैंपेन कवर करके और इलेक्शन से ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहा था, आपकी गाड़ी मेरे साथ चल रही थी, आप थके हुए थे और बिल्कुल हम साथ साथ ईएम बाईपास से गुजर रहे थे। आपने जमीन पर गए हैं, आपने हर जगह पे देखा होगा, लेकिन एक बात बताइए, जो अर्बन वोटर्स हैं वो क्यों बीजेपी के साथ नहीं है? जितने भी, चाहे वो शौरतली जिसको हम बोलते हैं मफुरशाल इलाका बोलते हैं, चाहे मफुरशाल हो या फिर जो सिटीज है, टाउन्स है, वहां पर लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं जितना रूरल में आपके साथ जुड़े हैं। नहीं, देखिए, लोकसभा जो चुनाव उसका आप विचार करिए, जितने सारे शहर है सब जगह हमको लीड मिला है। केवल कोलकाता और आसपास कुछ 10 पार्लियामेंट सीट हम जीत नहीं पाए, लेकिन जिला जो टाउन है उसमें सब जगह हमको लगभग लीड मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है हमारे लीडरशिप क्राइसिस हो बंगाल में, या तो फिर लोगों को ये उम्मीद नहीं दिला सकते कि हम जीत जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, एक लोगों का भय और संकोच रहता है, लोग आकर के वोटिंग नहीं करते हैं, शहरों में वोटिंग कम होती है। बिल्कुल, इसका एक कारण वही है। आज भी, इस बार भी प्रयास हुआ, कोरोना का डर दिखाया गया, सुबह से कलकत्ता में बॉम्बिंग किया गया शहरी वोटरों को डराने के लिए, उसका कुछ परिणाम उन पर होता है। विशेषकर व्यवसायी, दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग वो डरते हैं, उनको डराने का हर बार प्रयास होता है, लेकिन दादा थोड़ा बहुत सफलता भी आई होगी। अमित, ये देख लें कि अब जो टीएमसी पहली बार 200 पहुंच गई है। बिल्कुल, 200 छू चुकी है ट्रेंड्स में, और आप लोग अब 90 पर आ गए हैं, 91 पर हैं इस वक्त। अब आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दिख तो यही रहा है आपसे बात करते हुए भी कि टीएमसी की लीड बढ़ती जा रही है और आपकी घटती जा रही है।
ठीक है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अंदर की बात है, वोट का लीड कितना है वो सैकड़ों में है, हजारों में भी कई जगह नहीं है, काफी सीट ऐसी है, इसीलिए एक दो राउंड में उसका बदल सकता है परिणाम, फिर भी हम इंतजार करते हैं। अच्छा दादा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जो लगातार वहां पर कैंपेन चला, बांग्ला निजर मेके चाय, बांग्ला निजर छेले के चाय ना, या फिर बीजेपी के चाय ना, ये क्यों हो गया? उसमें वो कामयाब हो गए टीएमसी वाले? ऐसा नहीं मानते हम, नहीं, फिर भी मैं उसी रास्ते मानता हूँ, जिस मे के लिए बोले तो मे तो हार रही ना, तो मे तो 50,000 वोट से जीतना चाहिए। लेकिन अगर दिलीप साहब मान लीजिए कि ममता बनर्जी हार भी जाती हैं और उनकी पार्टी बहुमत में आ जाती है, तो वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकती है, इसमें फर्क क्या पड़ता है? अगर वो नहीं बनेंगी तो अभिषेक बनर्जी तो है ही, हालांकि उन्होंने कहा है चुनाव से पहले कि वो सत्ता में कभी भागीदार नहीं बनेंगे। भी जीत आ सकती है, पहली बार बिना एमएलए हुए जीती थी और चीफ मिनिस्टर। मेरा कहना है कि जिनके चेहरे पर, जिनकी हिम्मत पर चुनाव लड़ा गया, अगर खुद हार जाए तो पूरा चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे कहना है कि इंतजार करना चाहिए। अब देखते रहिए 3-4 बजे। ये बात तो दिलीप जी आप हम सब में सबसे बेहतर जानते हैं कि नंदीग्राम के हालात कैसे हैं, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का क्या रोल है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने एक कठिन सीट चुनी, ये तो माना ही जा रहा था। हाँ, इसीलिए कठिन सीट क्यों चुनी? वो सोचे थे कि आसानी से जीत जाएंगे। वो जो आंदोलन चला वहां, उसका श्रेय लेने गई थी, लेकिन उसका सारा श्रेय तो शुभेंदु बाबू को जाता है। नेतृत्व तो उन्होंने दिया है, सेक्रीफाइस किया है, कई बार लोगों ने वहां से उनको चुन के भेजा है पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जीतेंगे, उनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो जिस नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है वो सरकार बना देगी, उनके नेतृत्व पर सरकार बन जाएगा, ये थोड़ा सा उटपटा लगता है। अच्छा दादा, एक और चीज जो नजर आई वहां पर लोगों के बीच, जब मैं गया, लोगों से बातचीत हुई, वहां पर बहुत सारे आपके जो लीडर्स थे, आप तो बांग्ला के ही हैं, लेकिन आपको लोग पसंद भी करते हैं, आपकी एक अच्छी पकड़ भी है अपने इलाके में भी, और साथ ही साथ आपने जिस तरह से अपने आप को वहां पर और मजबूत किया है, जो लोगों को सामने नजर आता है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से बहुत ज्यादा कारपेट बॉम्बिंग की थी, जो बाहर के आप नेताओं को लेकर आए थे, बाहर के मुख्यमंत्री को लेकर आए थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रिपेल किया, क्या अगेंस्ट में गए आप लोगों के? नहीं, इसके पहले वाले चुनाव में भी हमारे नेता आए थे यहाँ पे, लेकिन लोकसभा के चुनाव थे, गृह मंत्री, बाकी नेता, उसका नतीजा हमको मिला है फायदा। इस बार भी हमने प्रयास किया है। नहीं, मोदी जी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी की पकड़ है, मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन मैं दूसरे नेताओं की बात कर रहा हूं कि छोटे छोटे नुक्कड़ों इलाकों में भी आपके सांसद घूम रहे थे, सभी घूम रहे थे, लोकल इलेक्शंस थे, यहां पर लोग अपने लोगों को देखना चाहते थे कि आपके पास नेता नहीं थे। एक बड़ी आपके लिए सबसे ज्यादा यही एक आपके लिए गलत हो गया कि आपके लिए कमजोरी रह गई कि आपका कोई लोकल लीडर ज्यादा नहीं नजर आया, बाहर के लोग ज्यादा नजर आए, बाहर के सांसद आए, जिसको भुनाया टीएमसी ने। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी हमारे है तो हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे, और हर प्रदेश में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे यहाँ उतने बड़े चेहरा कम है कि 294 सीट में जाकर प्रचार, उसमें ज्यादातर चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए समय कम था, इसलिए मैं अपने को मुक्त रखा कि मुझे छोड़ दिया जाए चुनाव प्रचार के लिए। मैंने किया। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने लगभग अपनी हर सभा में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है और इसीलिए उनकी सभी सभाओं में, उनके रोड शो में इतनी भीड़ दिखती है। अगर मान लीजिए कि नतीजे यही होते हैं जो अभी रुझान दिख रहे हैं, तब तो लोग मानेंगे कि उनका आरोप सही था। नहीं, बंगाल में पहले से ही देखिए आप, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक थोड़ा सा लोग स्वाभिमानी है, किसी और का नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, इसलिए हर जगह झंडा उठा के चलबे ना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने उसको टच करने के लिए प्रयास किया कि बंगाल की जो स्वाभिमानी प्रदर्शन करना, उसको थोड़ा सा जगाने का प्रयास किया। पता नहीं उसका भी परिणाम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अभी चुनाव का नतीजा पूरा नहीं आया है, हम इंतजार करते हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने का। आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति पलट सकती है, देखते हैं और फिर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी, लेकिन टीएमसी के लिए इस वक्त जो परिस्थिति है, 200 सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी लीड कर रही है। अपनी 2016 की परफॉर्मेंस को वो रिपीट कर सकती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 3 से बढ़कर 90 और कभी 100 तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो इन दोनों पार्टियों के बीच टक्कर हुई, लेकिन क्या टक्कर उतनी कड़ी थी जितना अनुमान पहले लगाया जा रहा था? तृणमूल की लोकसभा सांसद अपरूपा पोद्दार हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।